जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट्स, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद कैडेट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वॉइस वीडियो क्लियर है? खुशी गिल जय हिंद, इशिका जय हिंद। ओके, जय हिंद, जय हिंद बेटा। वॉइस वीडियो क्लियर है? बिकॉज अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जितना अपन ने पढ़ा था ना उसके आगे अपन बात करने वाले, तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर कैरेट्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन के बारे में बात करना, और इंपॉर्टेंट सेशन है, हाँ जी, बिकॉज हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दो आइडियोलॉजीज के बारे में, कांग्रेस कैसे बनी इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदर जो दो दल बनते हैं, नरम दल, गरम दल, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, इनके बारे में बात करने वाले। तो एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। हरप्रीत जय हिंद। ओके, निशु जय हिंद, जय हिंद बेटा। शिवम जय हिंद, जय हिंद। ओके, चलिए मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? मुस्कान तिवारी जय हिंद। ओके ग्रेट, मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, तो अपन फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना? एक बार प्लीज कंफर्म कर देना वॉइस वीडियो क्लियर है दोनों? ओके चलिए ठीक है, ग्रेट ग्रेट, है ना? चलिए ओके, चलो स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। चलिए ठीक है, देखो आज हम बात करने वाले हैं, हम लोगों ने कल देखा कि 1857 की क्रांति के बाद हमने देखा कि भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू कर देती। कौन कर रही है? ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर आ गई, सब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। याद आ गया ना? यहां तक याद आ गया? हाँ जी। भारत में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जा चुकी है, और कौन आ चुकी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर आ चुकी है। ब्रिटेन की सरकार अब भारत के अंदर राज कर रही है, हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे भारत के अंदर एक ऐसी भावना जागती है जिसे नेशनलिज्म कहा जाता है, और कैसे बहुत सारी पार्टीज बनने लगी है। जैसे कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टीज भी बनना शुरू हो जाएगी, और भारत के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागना शुरू हो जाती। पर मेरा सवाल है आपसे, हालांकि अपन बात करेंगे इस चीज के बारे में, पर मेरा एक सवाल है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? बिकॉज आज का लेक्चर यहीं से शुरू होगा। छोटी छोटी पार्टीज बनना शुरू हो जाएगी भारत के अंदर, फिर कांग्रेस बनेगी। बट सवाल ये आता है कि सवाल मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? बिकॉज भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागना शुरू हो जाती है। पर सवाल भी आता है ना, नेशनलिज्म का मतलब होता क्या? किसी ने सुना इस शब्द के बारे में? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, किस किस ने सुना इस शब्द के बारे में? ये भावना जागती है लोगों के अंदर। नेशनलिज्म वास्तविकता के अंदर है क्या? जब हम नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के लोग, नेशनलिज्म की भावना जागती है, और भारत के लोग इस बात को जानने पे मजबूर हो जाते हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देश हमारा है, इस देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी। तो ये जो भावना है नेशनलिज्म की, इसका मतलब होता क्या? बिल्कुल सही बात, राष्ट्रवाद आप बोल रहे हैं कुछ बच्चे, रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशन। बिल्कुल, देखो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म को केवल एक शब्द से अपन डिनोट कर सकते हैं, वो यूनिटी। यूनिटी, याद रखना, नेशनलिज्म का केवल एक मतलब है, यूनिटी। हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं। हम भाषा के अंदर नहीं बटे हैं, हम राज्यों के अंदर नहीं बटे हैं, हम अलग अलग राजा महाराजाओं के राज्यों के अंदर नहीं बटे, हम सब एक हैं, और ये पूरा देश हमारा है। पहले क्या था भारत में? पहले ये राज्य तुम्हारा, ये राज्य हमारे, इस तरीके से चीजें चल रही थी। बट यहां पर लोगों को अपने राष्ट्र से प्रेम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा है, अंग्रेज बाहर के और ये देश हमारा है। नेशनलिज्म का एक सीधा मतलब होता है बेटा यूनिटी। इस बात को हमेशा याद रखना कि हम सब एक हैं, और ये भावना लोगों के मन में जागना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो रही है? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। बिकॉज देखो अंग्रेज भारत के अंदर आए, अब इन अंग्रेजों ने क्या करा? भारत के अंदर थोड़ी बहुत एजुकेशन लेकर आए हैं, वेस्टर्न कल्चर भारत के अंदर आ रहा है, वेस्टर्न थॉट्स भारत के अंदर आ रहे हैं, माँ की विचारधारा भारत के अंदर आ रही है, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हो रहा है, फ्रांस के अंदर हो रहा है। तो भारत के अंदर भी लोगों को समझ में आ रहा है कि यार हम सब एक हैं, और ये हमारे ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, इनसे बदला लेना हमारी जिम्मेदारी। और अंग्रेज हमारे देश का नहीं है, अंग्रेज हमारे देश का नहीं, ये देश हमारा है, तो हमारे देश में हमारे देश को हमारे देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि अंग्रेजों के हिसाब से चलेगा। तो ये जो भावना है नेशनलिज्म के, धीरे धीरे लोगों के मन में आना शुरू हो जाती। अब जब ये भावना आती है मन में लोगों के, तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज बनना शुरू हो गई, बहुत सारी पार्टी बनेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, विश्व एग्जाम्पल की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे, हम कई सारे एसोसिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये भावना जागना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। और इसी भावना के तहत भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी जन्म होना शुरू हो जाता है। तो याद रखना, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एकजुटता की भावना, कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं। अच्छा, आज अपने नेशनलिज्म की भावना है कि नहीं, बताओ? बिल्कुल सही बात है ना। नहीं बोल रहे सर अंग्रेज हमारी मौसी के बच्चे नहीं है, बिल्कुल यही भावना है कि भाई ये मौसी के बच्चे नहीं है, इनको भगाना पड़ेगा, है ना? चलो, इसके रीजन क्या है? रीजन मैं बता चुका हूं बेटा।
पहली चीज, दुनिया भर के अंदर ये भावना जागती जा रही है, अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन हो रहे हैं, हमारा कल्चर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ पर ज्यादा है, तो वेस्टर्न कल्चर के साथ कई सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। उसके बाद एजुकेशन हमारे देश में आ रही है वेस्टर्न वाली, तो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव भारत में पड़ रहा है। तो ये जो नई चीज है जिसे हम नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, ये भी भारत के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती। मिडिल क्लास पढ़ने लिखने लगा है, तो मिडिल क्लास अब सोचता है इस चीज के बारे में कि यार देश हमारा है। पहले मिडिल क्लास का मतलब क्या था कि केवल अपने को अपने जीवन के बारे में बात करना है, कि भैया जीवन के बारे में बात करें, रोटी पानी खाएं और सो जाएं, जीवन ऐसे निकलता है। अब भावनाएं नहीं है, देश हमारा, ये चीजें यहाँ पर आने लग जाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो चुका है देश के अंदर, जिसके कारण ये भावनाएं और ये जो विचारधारा है वो दुनिया के अंदर साथ साथ भारत के अंदर भी आ रही है। जैसे भारत की जब हम बात करेंगे उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर, तो भारत में बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंगाल जो है, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल जो है, बंगाल में नेशनलिज्म बड़ा प्रबल है। बंगाल के लोग जो है वो बड़े, कह सकते हैं कि देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों है बंगाल के अंदर? बंगाल में देखना कि जितने भी आंदोलन होंगे शुरुआत में सारे बंगाल के अंदर होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, अब उनके पास विचारधारा आ चुकी है कि साहब ये फिलोसफी हमारी, ये फिलोसफी हमारी है। याद आ गया? तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से सवाल कैसे आएंगे? बट यहां से सवाल आते हैं कि जब ये नेशनलिज्म की भावना पूरे देश के अंदर आई तो कई सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, कई सारी पार्टीज बनी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अंदर बने। अभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम और इनके लीडर के बारे में सवाल आता है, हर बार सवाल आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक सवाल आता है, मैं बता दूंगा कौन कौन से चीजें याद रखनी। देखो वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, पर एटलीस्ट कुछ याद रख लेना, ये सवाल आया एग्जाम के अंदर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पहली जो सोसाइटी भारत के अंदर बनी पहला ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंदर बना उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे जमींदार एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। पीवाईक्यू पूछा गया था, पीवाईक्यू में पूछा गया था कि लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद नाम याद रखे गए थे, देवेंद्र द्वारकानाथ टैगोर। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के रिलेटिव ही है। हाँ, कौन है बताना मेरे को, कौन थे द्वारकानाथ टैगोर? कुछ रिलेशन है क्या इनका? याद रखिएगा। तो जो पहली सोसाइटी बनी है, इट वॉज द लैंड होल्डर सोसाइटी, से जमींदार एसोसिएशन भी कहा जाएगा, और एक कलकत्ता के अंदर बनी थी। दूसरी फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, आप याद रख सकते हो। उसके बाद 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियंस एसोसिएशन। इसके हेड कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर इसके भी हेड थे। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस पे स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो याद रख लेना, बाकी नहीं करोगे चल जाएगा, बट जिस पे स्टार बना रहा हूं वो याद रखिएगा। इसके बाद लंदन इंडियन कमिटी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, पीवाईक्यू के अंदर पूछा है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया था? तो इनका नाम था दादा भाई नौरोजी, लंदन में बनी है। दादा भाई नौरोजी कौन है? अभी अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। ये लंदन में बनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आपकी आती इंडियन सोसाइटी, ये आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। कहां पर? लंदन के अंदर, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सोसाइटी है आपकी, द इंडियन नेशनल सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शिशिर चंद्र बोस ने कलकत्ता के अंदर बनाई थी। आगे कुछ सोसाइटीज और है, इनके बारे में बात करना, ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आई है, इसलिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन की थी, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके फाउंडर थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, तो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यह गोपाल कृष्ण गोखले जी की, बंबई में बनाई गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है पता है? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, ये बनाई थी उन्होंने, है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सोसाइटीज है, वही बता रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दैट इज खुदाई खिदमतगार। किसी ने सुना है इसके बारे में? 1928 में, काफी बाद में बनी थी। खुदाई खिदमतगार के जो लीडर है, इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाएगा। अपन पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में बताऊंगा। इनको सीमांत गांधी बोलते, क्या बोलते? फ्रंटियर गांधी। ना चाहो तो नोट कर लो, क्या? फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी इनको बोलते थे कि साहब सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। और इनके जो साथ के लोग हैं, इनके एसोसिएशन के जितने भी लोग होते थे ना, वो लोग सारे के सारे लाल कुर्ता पहन के घूमते, इसलिए इनको लाल कुर्ता भी बोल देते हैं। तो याद रखना, तो बहुत सारी चीजें यहां पर है। पेशावर के अंदर इन्होंने खोला था इनका ऑर्गेनाइजेशन, और गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल इंडिया किसान सभा, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है। ये थे स्वामी सहजानंद जी, नोट कर लीजिएगा। स्वामी सहजानंद जी एक सन्यासी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बट अब हम इतनी सारी पार्टीज के बीच में अगर हम बात करें, तो इतनी सारी पार्टीज के बीच में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी आपको क्या लगता है?
हमने इतने सारे एसोसिएशंस के बारे में बात करी, पर आपके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी एसोसिएशन भारत के अंदर कौन सा था? उस समय के बारे में भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी एसोसिएशन क्या था बेटा? उनका सिंबल था लाल कुर्ता, वो पहनते थे, सिंबल था। गांधी जी ने खादी के बारे में बात करी थी ना, गांधी जी ने बोला था खादी पहना, तो ये गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, तो लाल कुर्ता पहन के घूमते थे। सफेद नहीं, सफेद गांधी जी पहन रहे, बोले लाल कुर्ता पहनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। देखो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। पर कांग्रेस बनी कैसे? हवा में तो नहीं बन गई। कांग्रेस बनी कैसे? देखो कांग्रेस की बनने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज कांग्रेस को बनाने का विचार किसी भारतीय के मन में नहीं आया था। कांग्रेस को बनाने का विचार किसी भारतीय के मन में नहीं, किसी इंडियन के मन में नहीं आया था। देखो क्या होता है कि भारत में बहुत सारी एसोसिएशंस थी, बहुत सारी ग्रुप्स थे, बहुत सारे संगठन थे। तो क्या होता है, सारे संगठनों के लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम लोग साल भर में एक ना एक बार सब मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलके क्या होगा कि हम लोग देश की समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो साल भर में डिसाइड करते कि यार हम लोग जो है ना साल भर के अंदर मिलेंगे, और इस मीटिंग को कहा जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होगा, सारे के सारे एसोसिएशंस की जितनी भी थी उस टाइम की, सारे लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बोलेंगे। सारी चीजें हम ये करने वाले। अब इस तरीके से दो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स होती, पहली होती है 1883 के अंदर, दूसरी होती है 1885 के अंदर। किसकी मीटिंग हो रही है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग को लीड करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम था एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा, इन दोनों की जो एसोसिएशन उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ये दोनों ने मिलकर बनाई थी, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अब क्या होता है ऐसा, ऐसी जो सेकंड वाली मीटिंग है, याद रखिएगा, जो सेकंड वाला सेशन यहां पर होता है, फर्स्ट जो सेशन होता है 1885 के अंदर, उसके पहले सेशन के अंदर ये सोचा जाता है कि क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाए जो भारत के अंदर हमारा पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट करेगा। और इतने सारे ग्रुप्स की बजाय क्यों ना एक ग्रुप बना के हम लोग ऐसा ग्रुप बना दे, एक ऐसी पार्टी बना दे जो भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगी। अब इसकी जो पहली मीटिंग होती है 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो होती है कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई के अंदर। और उसको लीड कौन कर रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और याद रखिएगा, इसी मीटिंग के अंदर कांग्रेस का गठन किया जाता है। याद रखना, इसी मीटिंग के अंदर कांग्रेस का गठन किया जाएगा। बट कांग्रेस जैसी एक पार्टी होनी चाहिए कि साहब सारी पार्टीज अलग अलग क्यों हैं, एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करे। इसका विचार किसी भारतीय ने नहीं दिया था, इसका विचार दिया था एगलन ऑक्टेविन ह्यूम ने। याद रखिएगा, ये वो आदमी है जिसने कांग्रेस का विचार दिया था। 1884 में इसने बोला था कि कांग्रेस जैसी कोई चीज होनी चाहिए। हालांकि इसने नाम कांग्रेस नहीं रखा था, इसने बोला इंडियन नेशनल यूनियन नाम का एक पार्टी आप बनाओ। उस टाइम पर कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था, कांग्रेस नाम किसी और ने दिया। उन्होंने बोला था, एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने कहा था कि देखो हम लोग क्या एक काम करते हैं, इतने सारे ग्रुप्स की बजाय आप एक काम करो, बिकॉज इतने सारे एसोसिएशन से इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो एक काम किया जाए, आप सारे ग्रुप मिलकर अपनी एक पार्टी बना लो, उस पार्टी का नाम रखो इंडियन नेशनल यूनियन। अब इन्हीं की विचारधारा पे कांग्रेस का गठन किया गया था। तो याद रखना, कांग्रेस का गठन किया गया है एक ऐसे व्यक्ति की विचारधारा के ऊपर जो कि भारतीय नहीं, ये है एलन ऑक्टेविन ह्यूम। और उसके बाद फाइनली इनकी विचारधारा को ध्यान में रख के 1885 के अंदर, याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया। बट देखो, उसका रियल में शुरुआत में नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन शुरुआत के अंदर। बाद में इसको कांग्रेस नाम किसने दिया है पता है? ये पॉइंट सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया। आप सभी ने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा, सुना है दादा भाई नौरोजी का नाम? नहीं सुना? दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारत के अंदर उनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति है, अभी बात करेंगे उनके बारे में। कांग्रेस को जो कांग्रेस नाम दिया है वो दिया है दादा भाई नौरोजी ने। ये नोट करना है, यहां पर लिखवा दिया है मैंने, नाम चेंज करके दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि नहीं साहब इसका नाम रखो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? वायसराय समझते हो ना, जो ब्रिटिश सरकार का भारत में रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आज हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं, उस टाइम पर देश में जो सबसे बड़ा ब्रिटिश सरकार का पद था उसको वायसराय कहा जाता था। जिस टाइम पर कांग्रेस बनी उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। डफर आदमी नहीं है, दिमाग वाला है। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। और इस तरीके से फाइनली 1885 में कांग्रेस का गठन किया जाता है। याद रखना, कांग्रेस का गठन किया गया 1885 के अंदर। ये पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है बहुत बार। अब देखो कांग्रेस के है ना कई सारे सेशंस हुए,
कांग्रेस के सेशंस होंगे, कई सारे सेशंस। इन सेशन से सवाल आते हैं, जैसे पहले सेशन के अंदर अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, किस सेशन के अंदर जनगण मन गाया गया, ये सारी के सारे सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इन सेशंस के बारे में बात करना आपके और मेरे लिए जरूरी। याद रखना, सवाल आएंगे यहां से सेशंस को लेकर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ, अभी अपन ने देखा 1885 के अंदर हुआ पहला सेशन कांग्रेस का। उस टाइम पर इसका नाम कांग्रेस था क्या? कांग्रेस नाम नहीं था, पर पहला सेशन होता है 1885 के अंदर। और इसमें हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे सेशन के? WC बनर्जी। तो सवाल अगर आ गया कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे WC बनर्जी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का पहला ऐसा प्रेसिडेंट जो कि विदेशी था। जी हाँ, कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बना, पर ये विदेशी था। इसका नाम था जॉर्ज यूल। नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है 1888 के अंदर, और जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस के पहले, याद रखिएगा, विदेशी प्रेसिडेंट थे, जो भारत के नहीं है, विदेशी प्रेसिडेंट है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, इनका नाम भी याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास के अंदर ये सेशन होगा, और 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास सेशन के अंदर कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते। कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, नाम याद रखो, तो रखना इंपॉर्टेंट है। 1970 के अंदर कलकत्ता के अंदर एनी बेसेंट, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, होम रूल लीग इन्होंने भारत के अंदर लाई है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। याद रखिएगा, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। बट याद रखना, कोई विदेशी महिला है, विदेशी महिला है जो कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, केवल एक सेशन के। कौन सा सेशन है वो? बेलगाम अधिवेशन। जी हाँ, बेलगाम के अंदर केवल एक बार महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने, इसके अलावा कभी भी नहीं बने। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेशंस है। बाकी और मैंने दे दी, आप आराम से देख लीजिएगा कि कौन क्या है। आज को और डिटेल में आप चाहो तो देख सकते हो। अब कांग्रेस जब बनी, तो देखिए कांग्रेस के बारे में शुरुआत में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। कांग्रेस जब बनी, तो कांग्रेस को बनाने के पीछे रीजंस बहुत सारे थे। कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ चलती थी, शुरुआत में इनकी विचारधारा ये नहीं थी कि देश को आजाद करना, ये विचारधारा नहीं है। याद रखना, कांग्रेस की विचारधारा शुरुआत में नहीं थी कि देश को आजाद करना है। विचारधारा यह है कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म करना है विद इन द ब्रिटिश इंडिया, कि साहब देश पे ब्रिटिशर्स का ही राज रहेगा, आप केवल हमको देश में सरकार बनाने का अधिकार दे दो। मतलब वो डोमिनेंट स्टेटस वाली बात थी। याद रखना, कांग्रेस का शुरुआत में गोल ये नहीं कि देश को आजाद करवाना, ना ऐसा कुछ नहीं गोल। कांग्रेस का शुरुआत में गोल ये कि देखो, सरकार देश में ब्रिटिशर्स की रहने वाली अंग्रेज की सरकार है, आप केवल देश में हमको कानून बनाने का, सरकार बनाने का अधिकार दे दो। आपको याद है डोमिनेंट स्टेटस वाली बात, बस वो वाली बात थी। ये चीज हमेशा याद रखना, शुरुआत में कभी भी गोल ये नहीं था कि अपने को अंग्रेजों को भगाना, ये करना, वो नहीं करना। दूसरी बात, शुरुआत में कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? कांग्रेस पढ़े लिखों की पार्टी, ऐसा माना जाता था। कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग थे, सारे सूट बूट पहन के आते, टाई लगा के आते थे, अंग्रेजी भाषा बोलते थे, बड़े बड़े लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर थे। तो जो भारत का आम आदमी है, जो किसान है, जो व्यापारी है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, वो कांग्रेस को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था। उनको लगता था कि कांग्रेस तो यार बड़े लोगों की पार्टी है, अमीर लोगों की पार्टी, हमारी बात तो करती नहीं थी। तो शुरुआत में कांग्रेस का रवैया ये था। दूसरी बात याद रखना, शुरुआत में अगर कांग्रेस के बारे में बात करूं, कांग्रेस का मतलब ये था कि हम ब्रिटिशर से क्या करेंगे, बातचीत करके अपने देश को आजाद करवाना। आजाद मतलब पूर्ण आजादी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में रहेगी, पर हम देश में अपनी खुद की एक छोटी सी सरकार बना लेंगे। ये चीज शुरुआत में था कांग्रेस के लिए, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अब कांग्रेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो देखिए कांग्रेस में दो तरह के लोगों का, कह सकते हैं कि प्रेफरेंस ज्यादा रहा। इस कांग्रेस के पूरे कार्यकाल के बारे में अपन बात करें, तो दो तरह के ग्रुप्स आपको कांग्रेस के अंदर देखने को मिलते हैं। एक टाइम पर एक ग्रुप का प्रभाव ज्यादा रहेगा, एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, उसके बाद कुछ समय तक दूसरे ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, कांग्रेस दो टाइप्स में बटी हुई थी, दो ग्रुप्स में बटी हुई थी, और ये दो फेस में थी कांग्रेस। पहले फेस को लीड करेंगे नरम दल के नेता। नरम दल मतलब मॉडरेट्स, नरम दल के लोगों को कहा जाएगा मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन लोग हैं? एग्जांपल की बात करें, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी, ये मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट्स को नरम दल भी कहा जाएगा। कांग्रेस का जो पूरा कार्यकाल रहेगा, वो गरम दल और नरम दल के अंदर बटा लेगा। मतलब शुरुआत के जो 15 साल है कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस में इन नरम दल के लोगों का प्रभाव ज्यादा था, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। नरम दल का मतलब क्या होता है? नरम दल का मतलब ये वो लोग हैं बेटा, इनकी सोच बहुत अलग है। ये कहते हैं कि हमको अंग्रेज सरकार से बातचीत करना है, ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे कभी भी। इनको अंग्रेज सरकार पे भरोसा है, उनके कानून पे भरोसा है। इनको लगता है कि अगर हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके पास जाएंगे, लेटर लिखेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, रोज मिलेंगे, तो हमारी बात तो धीरे धीरे मान लेंगे। इन्हें अंग्रेज सरकार के जजमेंट पे, उनके न्याय पे पूरा भरोसा है। कौन है? इन्हें मॉडरेट्स कहा जाएगा।
उसके बाद जो आने वाला फेस रहेगा वो रहेगा गरम दल के लोगों का। गरम दल कौन है? लाल, बाल और पाल, इनके बारे में बात करेंगे। लाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बाल से बिपिन चंद्र पाल जी। ये लोग क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि यार हमको बिल्कुल भी अंग्रेजों पे यकीन नहीं है। ये कहते हैं कि देखो अंग्रेजों का विरोध अपने को करना चाहिए, हमको आंदोलन करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमको बोलना चाहिए, सारी चीजें हमको करना चाहिए। बट याद रखना, दोनों में से किसी का भी लक्ष्य पूर्ण स्वराज नहीं है। अभी दोनों में से कोई भी ये कभी नहीं बोलेगा कि अंग्रेजों को देश से निकाल दो। ना ना ना, लक्ष्य क्या है बेटा? विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने को अपनी सरकार बनानी। याद रखना, विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने को अपनी सरकार बनानी। अंग्रेजों को बाहर निकालने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा। ये बात मेरी याद रखना, कोई नहीं करेगा कि अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात बाद में की जाएगी, वो तो शुरुआत में कोई नहीं करेगा। अब शुरुआत का जो फेस है कांग्रेस का, जैसे जब हम बात करते हैं इस आपके 1885 से लेकर 1905 तक, तकरीबन 20 साल का जो टाइम था कांग्रेस का, शुरुआत के 20 साल कांग्रेस में नरम दल के लोगों का प्रभाव ज्यादा रहा। मॉडरेट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा है कांग्रेस में। मॉडरेट्स में बड़े बड़े नेता, जैसे हम बात करेंगे यहां पर अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, एस.एन. बनर्जी के बारे में बात करें, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में बात करें। अब मॉडरेट्स कौन है? जैसा कि मैंने इनके बारे में बात करी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करी, भी मॉडरेट्स ही। अब देखिए मॉडरेट्स क्या बोलते हैं कि हम लोग 3 P के ऊपर काम करने वाले हैं। मॉडरेट्स की विचारधारा सुनना, मॉडरेट्स कहते हैं हम लोग 3 P पे काम करेंगे। 3 P कौन सी? बोले पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोपेगेंडा। मतलब हम याचिका करेंगे उनसे जाके, अंग्रेजों से बातचीत करेंगे, पिटीशन, प्रेयर करेंगे उनसे जाके कि भैया हमको थोड़ा अधिकार दे दो। हम उनसे बातचीत करेंगे, प्रेयर करेंगे, उनसे रोज जाकर मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट करने से वो हमारी बात मान जाएंगे। ये नरम दल के लोगों का मानना है। और ये 3 P के ऊपर ये अपनी पूरी, कह सकते हैं कि पूरी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं कि 3 P के सारे हम हैं, बिकॉज इनको भरोसा है कि अंग्रेज सरकार हमारे साथ गलत नहीं कर सकती कभी। ये क्लियरली मना करते, बोला नहीं अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करना, सरकार को भला बुला नहीं बोलना, इनका सपोर्ट हम करेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे, धीरे धीरे हमारी बातें मानी जाएंगी और धीरे धीरे हमको शायद ये सरकार बनाने का मौका दे दे, ये सोचते हैं। और इन्हें पूरा फेथ है ब्रिटिश सरकार के जस्टिस पे, उनके न्याय पे पूरा भरोसा इनको है। अब भाई साहब ये तो अलग ही बात है, बट हाँ ये चीजें हैं, इनको भरोसा है इनके चीज पे। अब नरम दल के कुछ नेता हैं बेटा, इनके बारे में सवाल एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। जैसे एक नेता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा इन्हें इंडियन वर्क के नाम से जाना जाएगा। इनका एक न्यूज़पेपर था द बंगाली, और याद रखिएगा इन्होंने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, जिनके बारे में बात करी थी ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करें, ये नरम दल के एक नेता है। पर नरम दल के सबसे बड़े नेता के बारे में बात करें, जिनसे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, वो है दादा भाई नौरोजी। कितने लोगों ने इनके बारे में सुना है? दादा भाई नौरोजी के बारे में सुना है? दादा भाई नौरोजी के बारे में सुना है किसने? देखो दादा भाई नौरोजी ऐसे आदमी है बेटा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इनके पास सीट, जैसा आज लोकसभा के अंदर सीट्स नहीं होती, वैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये सीट जीत के बैठे थे। बहुत रिनोन पर्सन, खाली हाथ गए थे ब्रिटेन, बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़ा, इतना पैसा था कि साहब ब्रिटेन के लोग इनकी इज्जत करते हैं। लंदन में रहते थे और लंदन के अंदर पार्लियामेंट में सीट थी इनके पास। ये पहले आदमी है जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर सिलेक्ट हुए थे। लोग बड़ी इज्जत करते हैं, विदेशी भी इज्जत करते हैं। दादा भाई नौरोजी द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज याद रखना, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कांग्रेस के जो सेशंस हुए ना, टोटल कांग्रेस के सेशंस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे, 3 सेशंस में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे दादा भाई नौरोजी। हर कोई इनकी इज्जत करता है, हर कोई, बिकॉज देखो एजेड भी है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की सीट जीत के बैठे, उससे बड़ी बात क्या चाहिए। अब इनकी किताब और इनका न्यूज़पेपर कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा बेटा। इनका न्यूज़पेपर का नाम था रस्त गुफ्तार, जो गुजराती में आता था, और एक और न्यूज़पेपर इनका था द वॉइस ऑफ इंडिया। ये सवाल PYQ पूछे गए कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर दादा भाई नौरोजी का था, तो याद रखना वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्त गुफ्तार, ये दोनों दादा भाई नौरोजी के थे। इसके अलावा इन्होंने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। और एक थ्योरी के बारे में इन्होंने बात करी थी, ये थ्योरी शायद आपने सुनी होगी, दैट थ्योरी इज नोन एज दी ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसने इस थ्योरी के बारे में सुना है? एक थ्योरी इन्होंने दी थी भैया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। किसी ने सुना है इस थ्योरी के बारे में? बड़ी बेहतरीन थ्योरी है, और एक थ्योरी से सवाल आ सकते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बताएगा कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? कोई बताएगा मुझे? ये थ्योरी सुनी किसी ने? ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने सुना इस थ्योरी के बारे में? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी दी थी, किसने सुना है? देखो बहुत बढ़िया थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी बनाई, उसमें बताया, उन्होंने क्या बताया, बड़े पढ़े लिखे आदमी। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब इन्होंने बताया कि भारत से अंग्रेजों ने कितना सोना, कितनी वेल्थ हमारी चुरा के ब्रिटेन के अंदर भेज दी है। इस थ्योरी में इन्होंने लिखा है कि भारत से कितना पैसा अंग्रेजों ने चुराया और अपने देश में ले जाके रख दिया। ये थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ है।
चीरा है ना, इन्होंने हमारे देश के राशन, हमारे देश का जो है खनिजों को लूटा, सोना लूटा हमारे देश से, राजा महाराजाओं को लूटा। इनकी थ्योरी में क्लियरली लिखा था कि तुमने कितना रुपया भारत से लूटा है और उस रुपये को लूट के तुमने ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ब्रिटेन के अंदर तुम कितना रुपया ले गए। ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ब्रिटिश डर गए थे, बोले अरे बाप रे इतना पैसा ले गए। अब इसकी इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाया इन्होंने, देखो वेलबी कमीशन, बोले भैया इंक्वायरी करेंगे इस थ्योरी की, पर कुछ हो नहीं पाया और इसका मेंबर इनको भी बना दिया था। तो याद रखना, इतना पैसा ब्रिटेन के लोग हमारे यहां से लेकर ना बिल्कुल हमारे देश को तो यार लूट लिया था इन लोगों ने, हम सब जानते हैं। हमारा देश सोने का चिड़िया था नहीं, तो लूटपाट कर ली थी इन्होंने। तो ये चीज याद रखिएगा। एक और व्यक्ति का नाम बताता हूं मैं, आप सभी ने द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में सुना है? द हिंदू, इस न्यूज़पेपर के बारे में कितने बच्चों ने सुना? द हिंदू सुना होगा ना आपने। द हिंदू न्यूज़पेपर कितना फेमस न्यूज़पेपर है। द हिंदू के जो संपादक हैं, द हिंदू जो शुरू किया था जिस आदमी ने, वो भी नरम दल का मेंबर था। नाम नहीं पता होगा पर मैं बताता हूं। इन्हें कहा जाता है, सुनिएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ। जैसे दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ कहा जाएगा। इनका नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर। और ये व्यक्ति बेटा जिन्होंने द हिंदू की स्थापना करी। द हिंदू न्यूज़पेपर इनका था, इन्होंने शुरू करा द हिंदू न्यूज़पेपर। सुना है इनका, इन्होंने शुरू करा है। क्या नाम है? सुब्रमण्यम अय्यर साहब, है ना, याद आ गया? हाँ जी, अपने मिस्टर अय्यर भी है ना, याद रखिएगा। एक और न्यूज़पेपर इनका था, तमिल में आता था, स्वदेश मित्रम। ये तो इंग्लिश में आता था। तो देखो आज तक ये न्यूज़पेपर चल रहा है भैया। तो ये भी नरम दल के मेंबर है भैया, बहुत बड़े मेंबर है, याद रखना, बहुत बड़े मेंबर थे। नरम दल के मेंबर है और नरम दल के बढ़िया मेंबर है। नरम दल के एक और मेंबर थे, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले। किसी ने सुना है इनके बारे में? बहुत शांत आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी जी के गुरु हैं पॉलिटिक्स में कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, महात्मा गांधी जी को जिस व्यक्ति ने बताया वही गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना, ये भी नरम दल के मेंबर है और ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। नोट करना बेटा, केवल पॉलिटिकल गुरु है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इनके बारे में। इनकी भी एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सुधारक को पब्लिश किया था इन्होंने। सुधारक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर था, सप्ताह में एक बार आता था, वीकली था, वीक में एक बार आएगा। तो उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। ये चीजें याद रखिएगा इनके बारे में। अब देखो मॉडरेट्स की जो मेथड्स हैं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मॉडरेट्स ने क्लियरली बोला कि हमको ब्रिटिशर्स के न्याय के अंदर भरोसा है। हम जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। मॉडरेट्स ये बोल रहे हैं, बोले हम जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, हमें ब्रिटिशर्स के न्याय के ऊपर भरोसा है और साहब हमको पूरा भरोसा है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते। और क्लियरली बोला कि देखो भैया, हम जो है अपनी एक्टिविटीज जो है हम कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे। और यही समस्या आ गई थी कि जब तक नरम दल का शासन रहा कांग्रेस के अंदर, तब तक कांग्रेस केवल पढ़े लिखों की पार्टी थी, याद रखिएगा। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रोज जाते हैं ऑफिस के अंदर ब्रिटिश सरकार के, वहां जाके बातचीत करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, नतीजा कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। तो याद रखना, इनको ये था कि भैया धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, धीरे धीरे हम अपनी सरकार बना ही लेंगे, पॉलिटिकल राइट्स ले ही लेंगे, अपनी सरकार बना ही लेंगे। पर इनके जो मेथड्स हैं ये ज्यादा पावरफुल थी नहीं। अब मेरे को बताओ, अब आप लोग अपने विवेक बुद्धि से बताओ, नरम दल का प्रभाव क्या कांग्रेस के ऊपर ज्यादा था? ये होना ठीक था या नहीं था? आप लोग फेवर करोगे नरम दल को? बताओ मेरे को, बताओ, आप नरम दल को फेवर करते हो क्या? आप फेवर करोगे नरम दल को? यहां सर हम फेवर करते हैं, करोगे? नहीं करोगे ना। अब याद रखना, कई सारी किताबें, जैसे दादा भाई नौरोजी की किताब थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एमजी राणा जी की किताब है, आप चाहो तो इन किताबों को नोट कर सकते हो। बट मेरा ये सवाल है, क्या नरम दल को फेवर करना सही होगा इस समय पर? क्या लगता है, सही था नरम दल? एक मिनट देना। बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल गलत था, गलत हम कह सकते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं। अंग्रेजों पे भरोसा करना बिल्कुल ही खराब चीज थी। अब नरम दल के बाद आप देखेंगे कि दूसरा जो धड़ा है वो बड़ा खतरनाक है, और दूसरे धड़े का नाम था गरम दल। बट गरम दल आया कैसे? गरम दल को कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट। क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा मॉडरेट्स, गरम दल को कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल वाले लोग। पर गरम दल वाले लोग जो है, इनका प्रभाव कांग्रेस पे धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि गरम दल के लोग पहले कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस में गरम दल के लोग शुरुआत से हैं। पर गरम दल के लोगों की कोई बात मानता नहीं, बोले अरे तुम्हारी बात कौन मानेगा, ये हो रहा है। गरम दल के लोगों की बात कोई नहीं मानता, बिकॉज गरम दल का मानना ऐसा है कि नहीं यार, कांग्रेस हम लोग भले जो भी चीजें, पर अंग्रेज सरकार पे हम भरोसा कर नहीं सकते। अब गरम दल के लोगों की बात कोई भी नहीं मानता, कोई नहीं मानता गरम दल के लोगों की बात। क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज सीधी बात है, नरम दल का प्रभाव कांग्रेस के ऊपर ज्यादा पड़ा था, गरम दल की बात यहां पर कोई मान नहीं रहा था। अब सवाल यह आता है कि गरम दल का प्रभाव धीरे धीरे कांग्रेस पे बनना शुरू कैसे हो गया? घटना के बाद शुरू हुआ था। कोई वो घटना बता सकता है?
क्या घटना थी भैया जिस घटना के बाद गरम दल के लोगों का प्रभाव कांग्रेस पे बढ़ना शुरू हो गया था? बताओ वो घटना क्या थी? वॉट वॉज दैट इंसिडेंट? इस इंसिडेंट के बारे में कोई बताया कि कौन सा इंसिडेंट के बाद गरम दल के लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कांग्रेस पे बढ़ना शुरू हो गया था? बताओ क्या इंसिडेंट था? कोई बता सकता है? बताइए कोई क्या इंसिडेंट था? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या इंसिडेंट था? कौन से इंसिडेंट के बाद हो गया था कि इस इंसिडेंट के बाद समझ में आ गया था कांग्रेस को कि यार ये भारत की अंग्रेज जो है ठीक लोग नहीं है, ये हमारे साथ गलती करते हैं और ये हमारे साथ गलत करते रहेंगे अगर इसका हमने विरोध नहीं किया? एक इंसिडेंट के बाद ऐसा हुआ था, वो इंसिडेंट कोई बता सकता है? चोरा चोरी कांड कहां आ गया भाई? जलियांवाला बाग तो बहुत दूर हो गया। नहीं नहीं, वो इंसिडेंट कौन है? नहीं, एक भी बच्चा वो इंसिडेंट नहीं बता पा रहा है। भाई साहब स्पैमर आप भी बताओ, स्पैमर भाई साहब के स्पैम करने के लिए हो क्या? आता जाता कुछ है तो नहीं, है ना? कुछ आता जाता है नहीं, स्पैम करोगे? हाँ बताओ क्या इंसिडेंट था? नहीं, जलियांवाला बाग नहीं यार, नहीं नहीं, नॉट द जलियांवाला बाग। बिल्कुल, अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया, हर्षित झाकर का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है और बड़ी खतरनाक चीज ये थी। क्या होता है कि भारत के अंदर एक नया आदमी आता है, इस आदमी का नाम था लॉर्ड कर्जन। किसी ने इसके बारे में सुना? इसका नाम था लॉर्ड कर्जन, इसका पूरा नाम है जॉर्ज कर्जन, और ये भारत का वायसराय बनता है 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड कर्जन जिस तरह का आदमी है, ये बड़ा खतरनाक सा आदमी। खतरनाक क्यों आदमी? ये प्योर इंपीरियलिस्टिक है। इंपीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको दिल से भरोसा है कि इस देश को आजाद नहीं करना चाहिए और उस देश पे केवल ब्रिटेन का शासन होना चाहिए और केवल रानी का शासन होना चाहिए। इस तरह का आदमी, जैसे आप बचपन में आप लोग क्या सोचते हो कि भैया मैं आगे जाके बनूंगा भारत के, मैं आगे जाकर क्या करूंगा भैया, मैं आगे जाके जो है मैं बहुत अच्छा सोल्जर बनूंगा, मैं बहुत बढ़िया टीचर बनूंगा, मैं बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। ये जो आदमी है लॉर्ड कर्जन, ये बचपन से पता है क्या चीज सोचता है? सोचता है कि मैं बहुत बड़ा इंपीरियलिस्टिक आदमी बनूंगा और जहां पर भी जाऊंगा वहां पर रानी के शासन को मैं लागू करूंगा, बाय हो क्या बाय क्रुक। अब ये भारत के अंदर वायसराय के तौर पर आता है। अब वायसराय के तौर पर जब भारत के अंदर आया तो उसने देखा कि यार बंगाल जो है, बंगाल के अंदर है ना लोग बड़े एक्टिव हैं, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती है वो बंगाल से होती है। बंगाल का कुछ करना पड़ेगा, बंगाल से सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती है और बंगाल बहुत बड़ा है। दूसरी बात, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं और अगर देश को तोड़ना है, अपने देश को तोड़ना है अगर, तो देश को तोड़ने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किसको करो? बोले हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ। ये बात लॉर्ड कर्जन बहुत बढ़िया तरीके से जानता था। पर ये वो भी जानता है कि यार अगर बंगाल अभी एक रहा तो बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बंगाल में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए लॉर्ड कर्जन एक आइडिया लगाता है। इसने एक डिक्लेरेशन दिया, इसने एक घोषणा कर दी। घोषणा समझते हो? इसने एक अनाउंसमेंट कर दिया। इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया मैं बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। याद रखिएगा, व्हाट आई एम डूइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैं बंगाल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं। 1905 के दिन लॉर्ड कर्जन ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। क्या? मैं बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। रीजन क्या दे रहा है लॉर्ड कर्जन पता है? लॉर्ड कर्जन कहता है कि भैया बंगाल बहुत बड़ा है। बोले बंगाल बहुत बड़ा है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में हमको समस्या आती है, इतना बड़ा एरिया इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में समस्या आती है, तो बेसिकली हम क्या करें, तो हम भैया बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये लॉर्ड कर्जन ने रीजन दिया। पर वास्तविक रीजन पता है क्या था? बंगाल में होता यह था कि ये इस वाला साइड जो एरिया, अगर मैं बात करूं जो ईस्टर्न बंगाल वाला एरिया, आसाम वाला, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। और अगर मैं वेस्टर्न एरिया के बारे में बात करूं, वेस्टर्न साइड वाले के बारे में बात करूं बंगाल के, यहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड ही कर दिया। बोले मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया अलग कर दो बंगाल, हिंदू वाला अलग कर दो, और मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया की राजधानी बना दो ढाका। बोले ढाका इसकी कैपिटल बना दो। ये काम किया लॉर्ड कर्जन ने। इसका मकसद क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना। ये चाहता है कि यार ऐसा करके मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर दूंगा, क्योंकि अगर ये लोग यूनाइटेड रहे तो ये देश को आजाद करवा लेंगे, गतिविधियां इनकी बढ़ती रहेगी, लोग इनको सपोर्ट करेंगे, तो इनको तोड़ना जरूरी है, बिकॉज अगर ये जुड़े रहे तो भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगी। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का अनाउंसमेंट किया कि भैया 7 जुलाई 1905 ये वो दिन था बेटा जब लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि भैया बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में लॉर्ड कर्जन ने। इस तरह का आदमी है, दो पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड कर दिया। अब इसने रीजन तो देखो बहुत सारे दिए, रीजन ये दिया कि भैया ये है वो है, पर वास्तविकता रीजन क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये चैलेंज करना चाहता था। इसने रीजन क्या दिया? इसने बोला भैया कि बंगाल में 78 मिलियन पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग रहते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं भैया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। बट वास्तविकता में इसका रीजन क्या बेटा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसने जो ईस्टर्न बंगाल था, जो आसाम वाला एरिया था, उसका हेडक्वार्टर बनाया ढाका को। याद रखना है, सवाल आया था, ढाका को हेडक्वार्टर बना दिया। अब इसके डिसीजन से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बता सकता है क्या प्रभाव पड़ा होगा? अब देखो सीधी बात है, लोग बड़े गुस्सा थे, लोग बेवकूफ थोड़ी ना। बंगाल के, पूरे भारत के अंदर, स्पेसिफिकली बंगाल के अंदर लोगों ने बड़ा गुस्सा जाहिर करा। बोले आप ये क्या कर रहे हो?
हम जानते नहीं कि हम समझते हैं आप ये क्यों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसने रीजन दिया, बोले अरे मैं तो इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी। पर लोग समझ गए कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन केवल ये कि ये आदमी हमारे देश की एकता को तोड़ना चाहता है। अब बंगाल का जब विभाजन किया गया, बंगाल को जब डिवाइड किया गया, बंगाल का जब पार्टीशन किया गया, उस दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। शोक मतलब मॉर्निंग मना रहे हैं, लोग रो रहे हैं बंगाल के अंदर, क्या अरे हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, जरूर ये करना। और इस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती। 16 तारीख का दिन था, 16 अक्टूबर का दिन था, और 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में मॉर्निंग शोक दिवस मनाया गया। जगह जगह पर बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहां पर एक बहुत बड़े नेता बंगाल के थे, आप सब इनको जानते हैं, क्या नाम है इनका, कौन है बताइए, आप सब इनके बारे में जानते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यार हम ये होना नहीं दे सकते, हम ये होने नहीं दे सकते, और अंग्रेजों ने अगर ये कर भी दिया तो अंग्रेजों को हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे। अब यूनिटी कैसे दिखाएं, तो इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने सारे बंगाल के लड़कों, लड़कियों, बच्चों, महिलाओं से कहा इस दिन हम मनाएंगे रक्षाबंधन दिवस। रक्षाबंधन दिवस कैसे मनाएंगे, इन्होंने कहा कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों को राखी बांधे, और जितनी भी हिंदू लड़कियां वो मुस्लिम लड़कों को राखी बांधे, ताकि इन लोगों को पता लगे कि देखो हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, हम लोग एक साथ हैं। आप हमारे बंगाल को डिवाइड कर सकते हो बट हमारे मन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो याद रखना, इनके कहने पर बंगाल के अंदर ब्लैक डे मनाया गया। ब्लैक डे मतलब काला दिन मनाया जाता है, और ब्लैक डे के साथ साथ इसी दिन बंगाल में क्या मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन मनाया गया, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिसाइड किया जा सके। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया, ठीक है। और इसी दिन इन्होंने अमार सोनार गाना, सोनार बांग्ला, इसको कंपोज भी किया था। अमार सोनार बांग्ला क्या है पता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, अब तो नहीं है पर पहले था। तो ये भी इन्होंने इसी दिन कंपोज किया, बोले भैया बंगाल है हमारा ही है। तो इस तरह की चीजें भारत के अंदर हो रही है। तो एक कुछ चीजें याद रखिएगा। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, और शायद इस फैक्ट्स को आप डिनाई कर भी नहीं सकते। देखो, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने कहा है चीज, ये स्टेटमेंट एनडीए ने पूछा है पीवाईक्यू के अंदर। गांधी जी कहते हैं कि देश वास्तविकता में बंगाल के विभाजन के बाद ही जागा था। ये क्या कहते हैं गांधी जी, गांधी जी कहते हैं कि देश वास्तविकता में बंगाल के विभाजन के बाद ही जागा था। क्योंकि बंगाल के विभाजन से पहले लोगों को लगता था कि ठीक है अंग्रेज अच्छे लोग हैं, थोड़ा बहुत ठीक है राज कर रहे हैं, पर हमको अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। पर फाइनली जो है बंगाल के विभाजन के बाद लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज किस तरह के लोग हैं, वास्तविकता में हमारे देश को तोड़ना चाहते। ये गांधी जी ने कहा था कि बंगाल के विभाजन के बाद रियल अवेकनिंग जागी थी। वास्तविकता में हम बंगाल के विभाजन के बाद जागे कि यार ये करना क्या चाहते हैं, और ये काम किसने किया, ये लॉर्ड कर्जन ने किया, याद रखिएगा। क्लियर समझ में आ गया, हाँ जी याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। Everyone is using the Lord Curzon policy. See, politics is a very different thing. If people are getting united, you are not going to get the votes. है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। लोग अगर यूनाइटेड हो गए तो लोग फिर उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो देश के लिए मैटर करते हैं। They are not talking about the other things. वो उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, बिकॉज जब आप यूनाइटेड हो जाते हो तो आपके पास सवाल पूछने की ताकत आ जाती है। गांधी जी को फेमस क्यों कहा जाता है, गांधी जी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज एक हमारे पूरे देश को जोड़ दिया था उन्होंने, जोड़ दिया ना देश को। हर आदमी उनको अपना आइडल मानता था। देश को जोड़ना जरूरी है। तो अंग्रेज नंबर में बहुत कम थे, बट समस्या क्या है कि हमारे देश में यूनाइटेड हमारे देश के अंदर एकता नहीं थी। अंग्रेज जानते थे कि जिस दिन ये भारतीय एक हो गए उस दिन एक दिन के अंदर हमको बाहर उठा के फेंक देंगे, इसलिए इनको तोड़ के रखो। कभी धर्म के नाम पे रखो, कभी भाषा के नाम पे तोड़ो, कभी जाति के नाम पर तोड़ो, कभी कलर के नाम पे तोड़ दो। ये लोग बहुत अच्छे से अंग्रेज जानते थे, और लॉर्ड कर्जन तो दिमाग वाला आदमी था ही, है ना। तो याद रखिएगा, ये छोटी सी बात बता दिया, देखो बता दिया मैंने, है ना। क्यों, रीजन क्या था, बंगाल को तोड़ के देश की ताकत को कम करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे, और एंटी पार्टीशन करना चाहते थे। दैट वाज द रीजन। ये कुछ रीजन यहां पर थे। अब देखो लॉर्ड कर्जन का एक दूसरा पहलू भी, जिससे भी कई सवाल भारत के अंदर आते हैं, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। लॉर्ड कर्जन का दूसरा पहलू क्या था। ओके, लॉर्ड कर्जन ने भारत के अंदर, जब लॉर्ड कर्जन आया तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि यार यहां पर किसानों के साथ समस्याएं ज्यादा है। इस मामले में लॉर्ड कर्जन को आप अच्छा कह सकते हैं, कुछ मामलों में लॉर्ड कर्जन को आप अच्छा कह सकते हैं। क्यों, इसने भारत के अंदर पहला ही ऐसा वायसराय है जो किसानों के बारे में सोचेगा, और किसान इससे बड़े खुश थे। अब इसके पीछे भी किसकी चाल है, इसने बोला कि यार मैं बंगाल का विभाजन कर दूंगा, मैं इतना बड़ा खेल खेलूंगा, बट मैं किसानों को अपने साथ कर लेता हूं, क्योंकि देश का मास नंबर कौन है, किसान ही। अगर किसान मेरे साथ तो फिर मैं बंगाल का विभाजन करूं या किसी का भी विभाजन करूं, मेरे को कोई टोकने और कुछ बोलने वाला है नहीं। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कई सारे रिफॉर्म करे। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बताऊंगा एनडब्ल्यूएफपी, ये दिख रहा है, ये एरिया इसने एक नया प्रोविंस बना दिया। इसके अलावा इसने और क्या किया, इसने यहां पर एक कमीशन बनाया, इट वाज दी
रेलिंग कमीशन। रेलिंग कमीशन इसने बनाया 1902 के अंदर, और रेलिंग कमीशन को इसने ये कहा कि देखो भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके अंदर पढ़ाई के अंदर क्या रिफॉर्म करने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, और इस कमीशन की अनुशंसा के आधार पर भारत के अंदर ये कानून लागू करेगा, जिसे यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाएगा 1904 का। याद रखना 1904 के यूनिवर्सिटीज एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर पता है क्या था? इस एक्ट के अंदर इसने क्लियरली कर दिया था, बंगाल के लिए इसने कानून लाया था, बिकॉज बंगाल में कई सारे कॉलेज थे। यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर इसने ये कहा, इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर ये था, अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट करता हुआ पाया गया या क्रांतिकारियों को सपोर्ट करता हुआ पाया गया, तो स्कूल या कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। इसने क्लियरली बोला कि स्कूल और कॉलेज में अब केवल पढ़ाई होगी, इसके अलावा ना तो किसी क्रांतिकारी के बारे में बात होगी, ना किसी क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में बात होगी, ना कोई नेशनलिज्म के बारे में बात की जाएगी, केवल पढ़ाई और पढ़ाई ही होगी। ये कानून ये लेकर आ गया। क्यों? बिकॉज उसने ये समझ गया था कि यार जो क्रांतिकारी बनते हैं ना, वो कहां से बन रहे हैं? वो स्कूल और कॉलेज से बन रहे हैं। तो अपन पहले इसको कंट्रोल कर लो। है दिमाग वाला आदमी, इसलिए इसने कानून लेकर आ गया। अब इसने एक लालच भी दिया। इसने बोला कि देखो, अगर मेरे हिसाब से चले ना तो 5 लाख रुपए दूंगा मैं साल भर का। हाँ, कॉलेजेस को 5 लाख रुपए दूंगा साल भर का। 5 लाख में से तुम कुछ भी करो, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, स्पोर्ट्स पे खर्चा करो, पर ये चीज मत करना। है दिमाग वाला आदमी, ये काम इसने करा। इसके बाद जैसे मैंने कहा, इसने किसानों के लिए बड़ा काम किया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया। याद रखना, पहला वायसराय है जो खेती के लिए डिपार्टमेंट बना रहा है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बना रहा है। इसने फेमाइन कमीशन बनाया भारत में कि भैया जो फेमाइन अकाल पड़ता है, अकाल आयोग बनाया इसने भारत के अंदर। तो देखो, इस मामले में, किसानों के मामले में आदमी ठीक है, बता रहा है कि यहां से भी करना है, करना है, बट ये काम इसने करा। इसके बाद इसने क्या करा? जमीन के कानून बनाया, जैसे पंजाब लैंड एलिमिनेशन एक्ट बनाया इसने भारत के अंदर 1922 में पहला एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया है। याद रखिएगा, पहले कहां पर था ये? पहले बिहार में था, है ना, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया। याद रखना, अभी दिल्ली में, पहले बिहार में था। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने बना रही कि खेती बाड़ी भारत में अच्छी कैसे की जाए। अब इसके साथ इसने एक बहुत बड़ा काम किया, इसने भारत में सीआईडी की स्थापना करी। हाँ, दया वाला सीआईडी, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। सीआईडी वास्तविकता में भारत में एक डिपार्टमेंट था सीआईडी का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये सवाल आया है बेटा। सीआईडी बनाया इसने। सीआईडी सीरियल नहीं, वास्तविकता में एक डिपार्टमेंट सीआईडी था अपने देश में। सीआईडी की स्थापना इसने करी भारत के अंदर। और इसने पता है क्या करा? आप एनसीसी के बारे में तो जानते होंगे, नेशनल कैडेट कोर जिसको आज कहते हैं। एनसीसी को पहले एनसीसी नहीं कहते थे। एनसीसी का जो रियल नाम था वो था बेटा इंपीरियल कैडेट कोर। याद रखना, इसने 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना करी, जिसको आज अपन एनसीसी के नाम से जानते हैं। देखो, अच्छा काम भी करा इसने। ये देखो, उस टाइम पर एनसीसी की यूनिफॉर्म ऐसी थी, राजा महाराजाओं वाली। इसने एनसीसी की स्थापना भी करी भारत के अंदर। तो ये 2-3 चीजों के बारे में याद रखना, इसीलिए इसी लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। ओके, समझ में आ गया, है ना। और बहुत सारे कानून लेकर आया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट, जैसे इसने प्रोविंस के अंदर पुलिस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा, एशियन मॉन्यूमेंट्स एक्ट ये लेकर आया कि भैया जो भारत के मॉन्यूमेंट्स उनको सिक्योर किया जाए, उसके लिए कानून भारत के अंदर लेकर आया, है ना। बहुत सारी चीजें इसने करी, बट बहुत सारी चीजें इसने खराब करी। जैसे इसने बंगाल का विभाजन करा, पार्टीशन ऑफ बंगाल यहां पर कर दिया था। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये मुझे पर्सनली लगता है कि इसने जो काम किया, उसी काम के कारण आप देखेंगे कि हमारे कांग्रेस के अंदर एक नया दल का उदय हो जाता है। ये लोग पहले से कांग्रेस के अंदर थे, पर 1905 के बाद ये लोग ज्यादा एक्टिव हो गए, और 1905 से लेकर 1917 तक ये लोग बड़े एक्टिव रहे। और इस पूरे एरा को, 1905 से लेकर 1917 के एरा को कहा जाता है एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मतलब ये गरम दल के लोगों का एरा था कांग्रेस के अंदर। अब गरम दल के लोग कौन है? इन्हें रेडिकलिज्म भी कहा जाएगा, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाएगा। अब गरम दल, अब हम बात करेंगे कांग्रेस के गरम दल के बारे में। नरम दल के बारे में बात कर ली, पर 1905 के बाद कांग्रेस का गरम दल स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा, गरम दल स्टार्ट हो गया था। कैसे गरम दल? गरम दल का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, देखना जरा, देख लो, संस्कार इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ ना कुछ मैं नई चीजें लेकर आता हूं, तो देखना जरूरी तो है, देख लिया करो, है ना, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स गुड टू ज्वाइन एनसीसी। बेटा भगत सिंह जी जो है वो रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी और गरम दल के लोगों में बहुत डिफरेंस है। रेवोल्यूशनरी कहते हैं कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल के फेंक दो। एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं बात करते कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल के फेंको। याद रखना, गरम दल के लोग ये नहीं बोल रहे बेटा कि अंग्रेजों को बाहर निकालो। गरम दल के लोग ये कहते कि देखो, अंग्रेजों का विरोध करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आंदोलन करो। नरम दल बोलता है कि आंदोलन भी मत करो, गोल एक ही है, विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी एक सरकार बनाना। याद रखना, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो गरम दल का मतलब ये मत समझ लेना कि इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल के फेंक दो। ना ना ना, ये चीज नहीं है। ये चीज ना नरम दल में है ना गरम दल में। अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल के फेंकने वाली बात शुरुआत में कांग्रेस में थी नहीं, वो तो बाद में गांधी जी के आने के बाद चीजें होगी। बट गरम दल और नरम दल के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है?
नरम दल अंग्रेजों का विरोध नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, वो बातचीत करेंगे केवल कि प्लीज ऐसा कर दीजिए प्लीज। ये अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, ये मुद्दों को रखते हैं, सरकार के खिलाफ झंडे उठाते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, एजिटेशन करते हैं, हड़ताल करते हैं। ये काम है, ये मेथड से एक्सट्रीमिस्ट की, गरम दल के लोगों की। बट याद रखना, अंग्रेजों को भारत से निकालने की बात कोई नहीं करेगा। आई बात समझ में, याद रखिएगा, आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके चलिए आगे बात करते। चलो अब देखो, हम जब नरम दल के बारे में बात करेंगे तो नरम दल जो है, कहा जाता है साहब कि भारत में जो रियल एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रियल मूवमेंट शुरू हुआ है, वो नरम दल ने नहीं किया, वो गरम दल के लोगों ने करा। और गरम दल के लोगों में 3 लोगों का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। उनका नाम है लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी। लाल, बाल और पाल। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। हाँ जी, जान लेते, सबके बारे में नहीं जानेंगे पर कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जानेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, याद रखिएगा, इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अब तिलक जी जो है वो गरम दल के नेताओं में सबसे इंपॉर्टेंट है। लाल, बाल, पाल और में सबसे इंपॉर्टेंट है तिलक जी। तिलक जी मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और इनको इसीलिए आप सब जानते हैं कि इन्होंने भारत के अंदर कई सारे काम करे हैं। बट इनके बारे में 2 चीजें याद रखिएगा। इनका एक न्यूज़पेपर बड़ा फेमस है, दैट इज केसरी और मराठा। ये 2 न्यूज़पेपर इनके बड़े फेमस है। अब ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर के अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखते थे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखते थे। याद रखिए, सीआईडी का कहां बंद हुआ? सीआईडी बंद थोड़ी ना हुआ, उसको चेंज कर दिया। बंद नहीं हुआ था, सीआईडी को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मिला लिया, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना दिया था उसको। तो बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी है ना, बंद नहीं हो जाता, ऐसा बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी है, बट उसको अमलगमेशन हो गया पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसका। चलिए हाँ जी, अब तिलक जी के बारे में बात की जाए तो देखिए, ये अपने न्यूज़पेपर के अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखते थे। बोले ये सरकार गलत है, सही नहीं करती, और ये बहुत पहले से लिखते थे। तो अंग्रेज सरकार इनसे नफरत करती, याद रखना, इनसे नफरत करती अंग्रेज सरकार। मतलब सरकार चाहती कि कैसे भी करके इनको भगा दिया जाए, इनको भगा भी दिया जाएगा, इनको डिपोर्ट कर देंगे, बताऊंगा कहां करेंगे। बट याद रखना, अंग्रेज सरकार इनसे नफरत करती। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना, जो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, शिवाजी फेस्टिवल, ये दोनों मनाने की शुरुआत इन्होंने ही मुंबई में करवाई थी। जी हाँ, 1893 में गणेश फेस्टिवल और 1896 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, ये दोनों फेस्टिवल महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाने की शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी। क्यों करवाई थी? ये चाहते थे कि जब लोग इन फेस्टिवल्स को मनाएं तो सोशल गैदरिंग होगी, लोग आपस में मिलेंगे, तो एक एकता की भावना हमारे मन के अंदर जागे। याद रखना, इनको डिपोर्ट कर दिया, बर्मा भेज दिया था इनको 1908 में। अंग्रेज सरकार इनको डिपोर्ट कर देगी और इनको भेज देगी बर्मा। वहां रहे थे 6 साल तक, है ना, मालदीव भेजेगी, फिर बर्मा, इधर भेज दिया जाएगा इनको, 6 साल तक वहां रहते। बट अंग्रेज सरकार इनसे बिल्कुल ही नफरत करती थी, ये चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में? अब इनका एक सेंटेंस बड़ा फेमस है। सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रखना, इनका सबसे मेन और सबसे फेवरेट सेंटेंस था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और जब हम गरम दल के लोगों के बारे में बात करते हैं तो गरम दल के लोगों के लाल, बाल और पाल में सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े लीडर है। याद रखना, सबसे बड़े लीडर है। अब एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, आज के लेक्चर का सवाल है, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस की स्थापना किस साल की गई थी? इन विच ईयर कांग्रेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? कांग्रेस की स्थापना किस साल की गई? बताओ, ईयर कौन सा है? 1884, 1885? कांग्रेस की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस, 1886 या 1887? कांग्रेस की स्थापना किस साल की गई भारत के अंदर? बताओ जल्दी, किस साल कांग्रेस की स्थापना की गई? ध्यान से देख के बताओ जल्दी। ध्यान से देखना बेटा, पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कई बार। एटी 84, 85, 86, 87 किस साल की गई थी स्थापना? बिल्कुल सही बच्चों, आप सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। 1885, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 85.41। आप चलो, अब हम बात करेंगे 2 किताबों के बारे में। जैसे एक किताब है इनकी भगवत गीता रस, याद रखिएगा, ये भी इन्होंने लिखी थी, और द आर्टिक वेदास ऑफ होम्स ऑफ द वेदास, ये किताब भी इन्होंने लिखी थी। ओके, अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में। देखो, लाला लाजपत राय जी जो है, पहली बात मैं बता दूं, ये भारत में रहते ही नहीं थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। जी हाँ, व्यापारी हैं बहुत बड़े, और इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था।
क्या इन्हें पंजाब का शेर कहा गया? नोट करना, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, PYQ है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता था। तो पंजाब का शेर, पंजाब केसरी, इस नाम से इनको जाना जाएगा। क्या नाम है? लाला लाजपत राय जी। अब लाला लाजपत राय जी भारत के अंदर नहीं रहते थे, ये थे अमेरिका के। अमेरिका के बहुत रईस आदमी, बहुत पैसा इनके पास था, और अमेरिका के अंदर ये स्थापना करेंगे इंडियन होम रूल लीग, एक सोसाइटी की स्थापना करेंगे 1916 के अंदर, से कहा जाएगा इंडियन होम रूल लीग। याद रखना, ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनकी हत्या कर दी जाएगी सर पे लाठी मार के। याद है ना इंसिडेंट, पता है कि नहीं? वहां बात करेंगे साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। सर पे इतनी लाठियां पड़ेगी कि इनकी हत्या हो जाएगी, और फिर इसके बाद स्टेटमेंट देंगे कि मेरे सर पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार के ताबूत के ऊपर कील के समान होगा। यह बात इन्होंने कही थी, और इनकी हत्या का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह जी हत्या कर देंगे। किसकी करेंगे? नाम बताओ, है ना, आगे बताऊंगा, आपको तो पता है, मुझे पता है, आप बताइएगा। अब इन्होंने एक सोसाइटी की और स्थापना करी थी, दैट वाज दी सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, जिसको लोक सेवक दल भी कहा जाएगा। दो ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं भारत के अंदर, काफी फेमस है। और नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, जो कि लाहौर के अंदर था, नॉट द लॉ के लिए तो नहीं था, नेशनल कॉलेज जो लाहौर के अंदर था, उसके फाउंडर भी ये थे। क्योंकि पैसा था तो एक कॉलेज इन्होंने बना दिया। तो ये दो बड़े नेता गरम दल के रहेंगे। इन दोनों का नाम याद रखना है, दोनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो गरम दल का अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं तो देखो क्लियरली बात है, इनका ऑब्जेक्टिव स्वराज है। बट स्वराज कौन सा है बेटा? याद रखिएगा, स्वराज का मतलब क्या है? ये स्वराज कौन सा है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्वराज? इनका ऑब्जेक्टिव है स्वराज, स्वराज प्राप्त करना। स्वराज प्राप्त करने का मतलब है कि भैया अंग्रेज सरकार देश में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत के ऊपर तो हम ही राज करेंगे। अंग्रेज सरकार, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन हमारे ऊपर है, ठीक है, पर भारत में केवल हम ही राज करेंगे, सरकार हमारी होगी भारत में। गरम दल के लोग क्या चाहते हैं? नरम दल के लोग चाहते थे कि ठीक है अंग्रेज सरकार राज कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत कानून हमारे लिए बना दे। पर इन्होंने बोला नहीं साहब, कानून नहीं, पूरी सरकार ही भारत के अंदर हमारी होगी, हमारे ऊपर राज करना है तुम करो ब्रिटेन में रहकर, पर भारत के अंदर सरकार तो हमारी होगी। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार खराब लोग है, ये कहते हैं ब्रिटिश सरकार हमारी बात क्यों मानेगी, इन पे भरोसा करके कोई मतलब नहीं। अपने इन पे भरोसा करना मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनको बिल्कुल भी ब्रिटिश सरकार पे भरोसा है ही नहीं। उसके बाद इन्होंने क्लियरली एक बात कही कि देखिए हमारी जो मेथड्स है वो अलग होगी। फॉर एग्जांपल की बात करें, हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। स्वदेशी समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्वदेशी? कि देश में बना हुआ कपड़ा यूज करना, बाहर की चीज यूज ना करना, इसको स्वदेशी कहा जाएगा। और एक क्लियरली कहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग ऐसी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो। लोगों को हम भड़काएंगे साहब, बोलेंगे कि सरकार ये गलत है, और ये मेथड से एक्सट्रीमिस्ट है। ये चीज याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? ओके, हाँ, मुझे भी नहीं भरोसा, कौन कर सकता है इन पे भरोसा? यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? कंफर्म कर दीजिएगा, बिकॉज अब हम एक मोमेंट के बारे में बात करेंगे, उस मोमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात करना जरूरी है। पर एक बार बता दो, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, किस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम? कोई बता सकता है किस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर है? साइमन गो बैक, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? तो बेसिक चीजें मैं आराम से बता रहा हूं आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जाए ना बेटा, तो मतलब ये मान के चलो कि कांग्रेस पढ़ाने में मेरे को 3 दिन लग जाएंगे तुमको। हाँ, कांग्रेस पढ़ाने में 3 दिन लग जाएंगे, बट देखो अभी उसकी नीड नहीं है 3-4 दिन हम पढ़े ये करें, बिकॉज अभी आपका एग्जाम आसान वाला एनडीए एग्जाम है। तुम यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो मेरा तरीका बहुत अलग होता, अब अभी एनडीए के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। थैंक यू बेटा शंकर रंजन साहब, जय हिंद। चलो, अब क्या होता है कि देखिए बंगाल के अंदर जब ये चीजें हो रही हैं, ये तो भाई सब गलत है। जब बंगाल के अंदर चीजें हो रही हैं, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो बंगाल के अंदर से एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। 1905 से बंगाल में एक मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये मूवमेंट था। बट इस मूवमेंट को किसी बहुत बड़ी पार्टी का सपोर्ट बंगाल में मिल ही नहीं रहा था, नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इस मूवमेंट का नाम कहते हैं, इस मूवमेंट को कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मतलब क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि हमको अपनी चीजों को यूज करना है, जो चीज भारत में बन रही है उसका यूज करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, बायकॉट कर दो। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, गांधी जी ने भी इस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे ऐसे कि क्या करना है कि विदेशी कपड़ों की होली जला दो, विदेशी चीजों को यूज मत करो, केवल अपने देश में बनी चीजों का यूज करना। अब ये मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई है?
ये रीजन एग्जाम में आया है। स्वदेशी मूवमेंट का रीजन क्या था बेटा? बंगाल विभाजन। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि स्वदेशी मूवमेंट भारत का पहला मूवमेंट है। इससे पहले भारत में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है। भारत के अंदर जो सबसे पहला मूवमेंट होता है, जो मास मूवमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, इट वाज दी स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दी पार्टीशन ऑफ द बंगाल। लोग बड़े दुखी हैं गुस्से में। तो क्या होता है, एक आदमी थे, इनका खुद का एक न्यूज़पेपर था। दिख रहे हैं दादाजी? है ना, दादाजी हैं, बड़े बढ़िया खतरनाक आदमी थे। इनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा। इनका एक न्यूज़पेपर था शिवानी, माफ कीजिएगा संजीवनी, नॉट शिवानी, संजीवनी। इस न्यूज़पेपर के अंदर पहली बार ये 3 जुलाई 1905 को एक आर्टिकल लिखते हैं। उस आर्टिकल के अंदर ये बात करते हैं स्वदेशी के बारे में। इस आर्टिकल में लिखते हैं कि अंग्रेज सरकार से अगर लड़ना है तो हमको एक काम करना पड़ेगा, हमको भारत में बनी चीजों को यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक मूवमेंट की शुरुआत करेंगे जिससे कहा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। तो याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो पहली बार आदमी बता रहा है उनका नाम है मित्तर साहब, और जिनका जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? संजीवनी। याद रखना, संजीवनी उनका न्यूज़पेपर है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, तो ये चीज याद रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है कि ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। कहां पर? बंगाल के अंदर। अब बंगाल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट इसको अभी तक किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। बंगाल का विभाजन हो गया, पर अभी तक इस मूवमेंट को कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, ना कांग्रेस कर रही है, ना कोई दूसरी पार्टी कर रही है। अब इसी बीच बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। मीटिंग कहां पर हो रही है? मीटिंग हो रही कलकत्ता के अंदर, माफ कीजिएगा बनारस के अंदर। 1905 में कांग्रेस की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अंदर अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, कांग्रेस के हर सेशन के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जैसे कांग्रेस का जो बनारस वाला सेशन है 1905 में, जो बंगाल के विभाजन के जस्ट बाद होता है, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी किस दल के आदमी? गरम दल के नरम दल? गरम दल वाले नहीं, नरम दल वाले। बहुत अच्छे आदमी, नरम दल के आदमी। अब यहां पर क्या होता है कि गरम दल वाले लोग बड़े गुस्सा कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, क्या ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अब यहां पर इस मीटिंग में गरम दल के लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो, हमको स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इस मूवमेंट को हम बहुत आगे ले जाएंगे, इस मूवमेंट को हमको सपोर्ट करना चाहिए, और इस मूवमेंट को हमको बंगाल से बाहर ले जाना चाहिए। कहां ले जाना चाहिए? बोले बंगाल से बाहर। बोले पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, इस मूवमेंट को बाहर ले जाओ, बंगाल से बाहर ले जाओ इस मूवमेंट को। कौन बोल रहे हैं? लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता ये बोल रहे हैं। और इस मूवमेंट के दौरान जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी सरकार से लाठियां खानी पाए, हमको खानी चाहिए। पर यहां पर नरम दल के लोग क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, मॉडरेट्स ने बोला नहीं साहब, ये हम तो नहीं कर सकते, हमको ये कुछ नहीं करना है, शांति से इस काम को करेंगे। बोले ये सब काम अपन नहीं करते हैं। बोले अंग्रेज सरकार अपने दोस्त उन पर भरोसा रखते हैं, बातचीत करेंगे। तो गरम दल के लोग गुस्सा हो रहे, बोले यार ये मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, स्वदेशी मूवमेंट को। नरम दल बोल रहा नहीं, ये नहीं करना। अब गरम दल के लोगों ने बोला कि यार आप कम से कम बंगाल को जो विभाजित किया उसकी निंदा तो करो। तो नरम दल के लोगों ने इस मीटिंग के अंदर कंडेमन करना, मतलब निंदा करी इस चीज की, हाँ यार अंग्रेजों ने गलत तो किया। पर अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह के आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। याद रखिएगा, बोला आंदोलन करो, गलत चीजें, पर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट चीजें नहीं करना है कि अंग्रेज के खिलाफ तख्ती लेके निकल रहे हो, उनको जो है वो झंडे दिखा रहे हो। बोले ये सब मत करो, हम निंदा करते हैं। अब इससे गरम दल के लोगों का दिमाग खराब। बोले क्या है यार, ये क्या है, इतना बड़ा आंदोलन है, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और अभी तक ये कर नहीं रहे। उसके बाद दूसरी एक मीटिंग होती है, याद रखिएगा दूसरी मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का सेशन होगा। 1906 के अंदर कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन होता है। इस मीटिंग के अंदर जो है, इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? सेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। सब लोग इज्जत करते हैं इनकी, सब लोग इज्जत करते हैं। पर इस मीटिंग के अंदर नरम दल के लोग थोड़े से ढीले पड़ गए। वे गरम दल के लोग इस मीटिंग में ज्यादा हावी हैं, बिकॉज बंगाल की हालत खराब हो रही है, स्वदेशी मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। अब इस मीटिंग के अंदर दादा भाई नौरोजी के ऊपर बड़ा प्रेशर दिया जाता है गरम दल के लोगों के द्वारा कि नहीं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, मूवमेंट अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फाइनली इस मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, स्वराज रेजोल्यूशन। और पहली बार कांग्रेस स्वराज शब्द का यूज करेगी या सेल्फ गवर्नमेंट को पहली बार अनाउंस करती है कि हाँ चलो भैया हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इसके पहले कांग्रेस का सेल्फ गवर्नेंस वाला मामला नहीं था। इसके पहले कांग्रेस के नरम दल के लोग क्या बोलते थे कि यार थोड़े बहुत कानून हमारे फेवर में बना दे सरकार खाली। पर अब इस मीटिंग के अंदर क्लियरली बोल दिया कि नहीं भैया अब तो चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखना पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो दादा भाई नौरोजी चाहते नहीं थे करना, वो मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो क्योंकि वो नरम दल के थे। पर यहां पर गरम दल के लोगों के प्रेशर के अंदर आके काम करना पड़ा कांग्रेस को। उसके बाद जो मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, ये और ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली कलकत्ता सेशन के अंदर कांग्रेस के स्वदेशी मूवमेंट को 1906 में इस मूवमेंट को अप्रूवल दे दिया था। याद रखना इसके पहले अप्रूवल नहीं दे रही। मूवमेंट शुरू कब से हो गया? 7 अगस्त 1905 से मूवमेंट शुरू हो गया था। कहां पर शुरू हुआ था बेटा? चाहे प्लीज चाहो तो याद रख लो, ये टाउन हॉल मीटिंग
कलकत्ता के अंदर ये मूवमेंट शुरू हो गया था 7 अगस्त से, पर कांग्रेस ने इसको अप्रूव कब किया? कांग्रेस ने इस मीटिंग के अंदर, या कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन था स्वदेशी का, स्वराज का रेजोल्यूशन, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को बाहर फेंकना है, ये कब पास करा? कलकत्ता सेशन के अंदर 1906 में। वो भी किसके प्रेशर में आके? गरम दल के लोगों के अंदर, प्रेशर के अंदर आके। याद रखना, इतनी मुश्किल से चीज यहां पर होती है। अब इसमें क्या किया गया? देखो, इसमें मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या किया गया? इसमें क्लियरली बोला कि बंगाल के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, बच्चे स्कूल छोड़ दो, सरकारी स्कूल छोड़ दो। जो लोग सरकारी नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी छोड़ दो अपनी। वकील कोर्ट जाना बंद कर दे। म्युनिसिपालिटी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो वहां पे काम करना बंद कर दे। मतलब सरकार को सपोर्ट नहीं करना है। दूसरी बात, विदेशी वस्त्रों की होली जलानी अपने को। जो विदेशी चीजें हैं, विदेशी सामान है, उसकी होली जलाओ, आग में डाला दो उसको, साहब ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीजें करी। हमने क्लियरली बोला कि देखो प्रमोट करेंगे हम भारत की एजुकेशन को। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जमींदारों ने पार्टिसिपेट करा, महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा, स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करा। बट जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग था उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? हम सब जानते हैं यार, उस वर्ग के हिसाब से कांग्रेस केवल अमीर लोगों की पार्टी है, और वो वर्ग था भारत के किसान। ना भारत के किसानों ने पार्टिसिपेट किया, ना ही भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट ने। हां जी, भारत के बिजनेसमैन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। पता है क्यों? किसानों का तो समझ में आता है। किसानों ने बोला कि यार कांग्रेस तो हमारी बात करती नहीं कभी, हम क्यों पार्टिसिपेट करें? कांग्रेस वॉज नॉट दैट मच फेमस दैट टाइम। और बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? बिजनेसमैन ने बोला कि यार अभी हम लोग जो है अंग्रेज सरकार से पंगा नहीं ले सकते, इनके खिलाफ जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद करवा देंगे। तो देखो यहां पर इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये चीजें भारत के अंदर हुई हैं। अब इस टाइम पर कई स्कूल्स खोले गए, जैसे अरविंद घोष जी ने 1906 के अंदर यहां पर जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करी, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, इनके प्रिंसिपल ये रहे। बट यहां पर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हो नहीं पाया, बिकॉज बंगाल के अंदर इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से दबाया। कैसे दबाया? देखो, गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से दबाया, बिकॉज पहली बार ये चीज हो रही थी। और इस मूवमेंट के बाद कांग्रेस से अंग्रेज सरकार बिल्कुल गुस्सा हो गई, मुंह फुला के बैठ गई। अंग्रेज सरकार को लगता था ना कि कांग्रेस हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती, हमारे साथ रहेंगे हमेशा, हमारे खिलाफ तो कभी जा ही नहीं सकते। पर इस मूवमेंट के अंदर कांग्रेस अंग्रेज सरकार के खिलाफ चली गई थी। हालांकि वो गरम दल के लोगों के दबाव में आकर गई थी, पर उनके खिलाफ चली तो गई थी। इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से दबाया गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, मारा गया वॉलंटियर्स को। वंदे मातरम इस मूवमेंट का स्लोगन बन चुका था, हर आदमी वंदे मातरम बोल रहा था। अब यहां पर सरकार ने कानून बना दिया, जिसने भी वंदे मातरम बोल दिया ना उसको जेल में डाल देंगे। वंदे मातरम याद है ना? याद आ गया वंदे मातरम? किसने याद आया? किसने किया है वंदे मातरम? बताइए। वंदे मातरम याद होगा आपको, आनंद मटे किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जो सन्यासी रिबेलियन के ऊपर बेस्ड थी। वहां पर वंदे मातरम वाली चीज थी। वंदे मातरम ये जो गीत है यहां पर गाया गया था, तो चीज याद रखिएगा। और वंदे मातरम को पूरी तरीके से इनलीगल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी थी ना, उनको सरकार ने निकाल ही दिया। बोले जाओ तुम, निकाल दिया तुम, सरकार ने निकाल दिया उनको। उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे गरम दल के, जैसे तिलक जी, उनको डिपोर्ट कर दिया बर्मा। लाला लाजपत राय जी को अरेस्ट कर लिया, इन सबको अरेस्ट कर लिया। ये चीजें भारत के अंदर की गई, और इस मूवमेंट को बहुत गंदी तरीके से दबाया गया। अब सवाल क्या आता है कि भारत का पहला मास मूवमेंट आप किसको मानते हैं? पहला मास मूवमेंट भारत का है स्वदेशी मूवमेंट, याद रखिएगा। और स्वदेशी मूवमेंट का स्लोगन क्या था? वंदे मातरम, याद रखिएगा। क्लियर समझ में आ गया बेटा? इतना क्लियर हो गया है ना? 2-3 चीजें याद रखना बेटा, ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट कहां पर किसने लीड करा? जैसे बंगाल में अश्विन कुमार दत्ता जी थे, स्टार बना देता हूं एटलीस्ट याद रख लेना। दिल्ली में सैयद हैदर रजा जी थे, ठीक है। पंजाब में लाला लाजपत राय जी थे। मद्रास का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बैठा, बंबई में याद रखना, बंबई पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी थे। और ये मूवमेंट लगभग 1908 तक खत्म हो जाता है। तो ये मूवमेंट इस तरीके से खत्म हुआ था। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? वंदे मातरम कैसे बना, हमारा एक अब स्लोगन बन गया था। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है। अब इसके बाद हम एक हाँ पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, अभी पढ़ना है आगे। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी। चलिए, अब इसके बाद जब ये मूवमेंट चल रहा था भारत के अंदर, तब अंग्रेज सरकार की एक चाल कामयाब हो जाती है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस रीजन से किया था? आपको याद है? बंगाल का विभाजन किया गया था हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए। और ऐसे ही एक घटना होती है बंगाल के अंदर। और बंगाल के इस विभाजन के बाद ढाका, जो बंगाल के आसाम वाला जो एरिया था जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां का हेडक्वार्टर था, वहां पर एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाता है बेटा,
जिस पार्टी ने आगे जाके पाकिस्तान की डिमांड करी। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग के गठन के बारे में। मुस्लिम लीग कैसे बनी, अब उस पार्टी के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लें। जिनको नहीं पता मुस्लिम लीग कौन सी पार्टी है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की डिमांड करी। और मुस्लिम लीग वो पार्टी जो ये कहती थी कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। क्या? भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम करेंगे। कांग्रेस हिंदुओं का करेगी, हम भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। और आज हम उसी मुस्लिम लीग की पार्टी के बनने के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब देखो मुस्लिम लीग बनी कैसे, मैं बताऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना, उसी के बारे में बात करते हैं। देखो मुस्लिम लीग बनने की कहानी बताऊं या डायरेक्टली पॉइंट्स पे आ जाऊं, मेरे को बता दो। कहानी सुनना है मुस्लिम लीग कैसे बनी, या डायरेक्टली पॉइंट बता दो कि देखो इस साल बनी, पहली मीटिंग यहां हुई। देखो वो मैं बता सकता हूं किस साल बनी ये मीटिंग, पर मजा नहीं आएगा तुमको, तुम कभी समझ नहीं पाओगे फिर, है ना। देखो हर चीज के पीछे कहानी है। इतिहास कहानियां तो है। इतिहास क्या कहानी है, तुम वो शायद डेट भूल जाओ पर वो कहानी याद रहनी चाहिए तुमको, तो डेट अपने आप याद आ जाएगी, है ना। थोड़ी सी मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ थोड़ी सी स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ यार। जैसे मैंने स्टोरी के फॉर्म में चीजें बताई वैसे ही बताऊंगा तो ज्यादा तुम समझ पाओगे। देखो क्या होता है, मुस्लिम लीग कैसे बनी। देखो पहले ही मुस्लिम लीग का पहली मीटिंग की पिक्चर है। देखो पहली मीटिंग हुई 1906 के अंदर, और मुस्लिम लीग बनी भी 1906 में, जब बंगाल का विभाजन किया। बंगाल के विभाजन के एक साल बाद मुस्लिम लीग बन गई। देखो बहुत खतरनाक चीज। अब कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है हमने बात करी थी सर सैयद अहमद खां के बारे में, किस किस को याद है। अपन ने बात करी थी सर सैयद अहमद खां के बारे में। हाँ, कितने बढ़िया व्यक्ति थे वो। हाँ हाँ जी, वही सर सैयद अहमद खां, हाँ जी बिल्कुल वही है, जिन्होंने कई सारे कॉलेजेस की स्थापना करी मुसलमानों के लिए, याद है ना। अब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप का नाम था, सुनिएगा, मोमेडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। एक ग्रुप था, और इस ग्रुप को 1886 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। इस ग्रुप का मकसद ये था कि देखो भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, वो साल में एक ना एक बार कहीं पर भी आकर मिले भारत में, और पढ़ाई के ऊपर चर्चा करेगी, कैसे हम मुसलमान बच्चों के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में मुसलमान कैसे आगे जाएंगे, शिक्षा के मामले में कैसे आ जाएंगे, एजुकेशन के मामले में कैसे आगे जाएंगे। और यहां पर सर सैयद अहमद खान ने क्लियरली कहा था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस के अंदर जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग के अंदर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे डिस्कशन नहीं करेगा, मतलब कोई भी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करने वाला है। अब ऐसी एक इसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होता है ढाका के अंदर, दिसंबर 1906 के अंदर। अब ढाका में इस बार हुआ, सब ढाका में, क्यों समझ गए रीजन क्या था। हाँ, उसी रीजन से हुआ। और पूरे भारत से 3000 स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं, 3000 मुस्लिम डेलीगेट्स आए, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब सारे के सारे वहां पर आते हैं। अब यहां पर ये लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये जो बैन लगाया था ना सर सैयद अहमद खान ने, इस बैन को अब हम हटा देते हैं। ये बोल के गए थे अहमद खान साहब कि पॉलिटिक्स पे बात मत करना। पर इस आदमी ने, जिसका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह, ढाका का नवाब है। इसने बोला अब इस बैन को हटाना पड़ेगा अपने को। बोले इतने सारे लोग हम आए हैं, 3000 मुसलमान भारत के आए हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतना सारा पैसा है, हम क्यों ना मिलकर एक पार्टी बनाए। और ये पार्टी रिप्रेजेंटेशन किसका करेगी, भारत के मुसलमानों का करेगी। और इसको पैसा किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया इसको पैसा। अंग्रेजों ने इसको उकसाया, बोला तुम ये काम करना, तुम ही कर सकते हो। अब इसीलिए मीटिंग भी रखी ढाका के अंदर। ढाका का नवाब, इसकी बात कोई टाल सकता है क्या, कोई नहीं टाल सकता। इसने 3000 मुसलमानों को भड़का दिया, बोले ऐसा करेंगे अपन। अब सारे मुसलमान मान गए, बोले हाँ ठीक है करते हैं। और इस तरीके से ढाका की इसी मीटिंग में नवाब सलीमुल्लाह के कहने पर इसने एडवाइस दी, और इसी के एडवाइस पर एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया गया जिसे आप और मैं मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और इसका पूरा नाम था द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि 30 दिसंबर 1906 को बनाई गई। इस पार्टी ने कहा कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, हिंदुओं का कोई और कर ले तो चल जाएगा। इस पार्टी ने क्लियरली कहा कि हम भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्टी बनाएंगे। इसने अपना हेडक्वार्टर चुना ढाका नहीं, लखनऊ के अंदर चुना है। इसके पीछे भी एक रीजन है। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने, आगा खां थर्ड। ये याद रखना, कुछ बेसिक चीजें है ना, बाद में बात करेंगे। 1930 से पहले इन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं करी। 1930 के बाद ये टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, हमको पाकिस्तान चाहिए, चीजें आगे बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, इस तरीके से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भारत के अंदर किया गया। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है बच्चा, कंफर्म कर दो, है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, देन फिर अपन लेक्चर एंड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दीजिए भैया, क्लियर हो गया क्या।
क्लियर है? चलो, अब क्या होता है कि एक देखो, स्वदेशी मूवमेंट 1908 के अंदर बंद हो गया, उससे पहले कांग्रेस की एक और मीटिंग होती है। क्या होता है, 1906 के बाद कांग्रेस की एक दूसरा सेशन होगा सूरत के अंदर। सूरत के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है। अब सूरत के जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या है कि कांग्रेस के जो नरम दल के लोग हैं, गरम दल के लोग जो हैं कांग्रेस के गरम दल के लोगों ने बोला कि यार पिछले 2 सेशन से नरम दल का आदमी लीडर बन रहा है। जैसे बनारस का सेशन का अध्यक्ष कौन था? गोखले जी थे। उसके बाद कलकत्ता में सेशन हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। दोनों नरम दल के थे। अब इन्होंने बोला गरम दल के लोगों ने कि भैया सूरत का जो अधिवेशन होगा, उसका जो लीडर बनेगा, उसका जो प्रेसिडेंट होगा, वो गरम दल का होना चाहिए। और गरम दल की तरफ से किसने अपना हाथ खड़ा किया या किसको बनाना चाहते थे? वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को बोला गया कि भैया आप जो है आप प्रेसिडेंट बनो। पर नरम दल के लोग नहीं माने। नरम दल के लोग बोले कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, इस बार भी नरम दल का आदमी ही प्रेसिडेंट बनेगा। अब इस बात को लेकर बहस हो गई, बहुत बहस हुई। मतलब ये मान के चलो जूते चप्पल चल गए थे, मारा मारी हो गई थी। और फाइनली जो प्रेसिडेंट बना आदमी, वो नरम दल का ही बना। उनका नाम था रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, ये नरम दल के नेता थे। अब साहब इसी बात को लेकर गरम दल के लोग बड़ा गुस्सा हो गए। बोले यार हमारी तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कांग्रेस में, हमारी बात तो कोई मान ही नहीं रहा है। सच में बोल रहा हूं, लाद तो सच बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल चल गई थी, कुर्सियां फेंकी गई थी। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब गरम दल और नरम दल के बीच में दीवार बन गई, बिकॉज गरम दल के लोगों ने बोला कि यार हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमारा आदमी बनना चाहिए था इसका प्रेसिडेंट, पर इतने टाइम से तुम्हारा नरम दल का बन रहा है, एटलीस्ट हमारी इस मीटिंग के अंदर हमारा आदमी बनना चाहिए था प्रेसिडेंट। पर गरम दल के लोगों ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया और सूरत के अंदर कांग्रेस में कह सकते हैं कि 2 धड़ अलग हो गए, 2 पार्ट्स में कांग्रेस डिवाइड होगी। एक है नरम दल और एक है गरम दल। तो याद रखना, इसलिए से सूरत स्प्लिट कहा जाता है, बिकॉज सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। और जैसे ही कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, वैसे ही जो गरम दल के नेता थे, उन सारे नेताओं को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो चीज याद रखना, ये सूरत स्प्लिट बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक क्लियर हो गया? बिकॉज ये सूरत स्प्लिट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चा? इंदू क्लियर हो गया? हाँ जी। आजादी की मांग गांधी जी के बाद होगी। आजादी की जो रियल मांग उठी वो गांधी जी के आने के बाद उठी थी। हालांकि देखो, आजादी की मांग रेवोल्यूशनरीज तो उठा देंगे। रेवोल्यूशनरीज बताऊंगा मैं, वीर सावरकर जी के बारे में बात करेंगे, सरदार उधम सिंह जी के बारे में बात करेंगे, मदन लाल ढींगड़ा के बारे में बात करेंगे, है ना। वो उन्होंने आजादी की मांग उठा दी, पर कांग्रेस ने बाद में उठाई थी। तो ये चीज सूरत स्प्लिट याद रखिएगा, ठीक है? चलो ठीक है। भावेश भाई साहब का डाउट है कोई सा, देख लेते भावेश का डाउट कहाँ है भैया? भावेश जी कहाँ है भैया? भावेश जी डाउट दिख ही नहीं रहा, भावेश का नाम ही नहीं आ रहा। कहाँ भावेश बोल रहे डाउट कहाँ है भाई? भावेश दिख ही नहीं रहा, डाउट तो कहाँ से रखे? क्या करते हो भावेश? नाम ही नहीं भावेश भाई साहब आपका, कहां से डाउट देखे हम? हाँ बेटा, इसी का कारण सूरत स्प्लिट हुई थी, जो डिबेट हो गया ना। बिकॉज देखो, मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और देखो सच भी यार, देखो बनारस वाले में नरम दल का बन गया, कलकत्ता वाले में भी नरम दल के बने, अब सूरत वाले में तो गरम दल का बनना चाहिए ना। सूरत वाले में ये था कि लाला लाजपत राय को बनाना था, पर बोले नहीं, इनको नहीं बनने देंगे हम। नरम दल वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं बनने देंगे। ये चीज यहां पर हुई थी, इसलिए स्प्लिट हो गया था ना। चलिए ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके आगे की कहानी के बारे में अपन बात करेंगे, है ना। बड़े आसान है यार, कोई बहुत इतिहास कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। वो लगता है कि बहुत हिस्ट्री है, वो कुछ नहीं, आसान है। स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस समझना जरूरी है बच्चा, नहीं चीज याद रखिएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं मैं आप सबसे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, तबीयत का ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम में 1 ही महीना बचा है, बाहर मत घूमना, बाहर का मत खाना, मौसम वैसे ही खराब हो रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। चलो बच्चा ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।